हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये रसायन विज्ञान का सीरीज है और इसका जो टॉपिक है रेडियो सक्रियता, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो कि PYQ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज जो कि हेनरी बेक्वेरेल ने किए थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो रेडियो सक्रियता जो कि किसका गुण है, तो ये नाभिक का गुण है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिविटी परिवर्तन में कौन भाग लेता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन। तो देखो, परमाणु के नाभिक जो कि ये रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, परमाणु के नाभिक। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी में होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किस प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं नो, तो ये किस प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों का ये उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसने। तो रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने अल्फा और बीटा किरणों की खोज किए थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने गामा किरणों की खोज किए थे। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे, जो कि इनमें से कौन सी रेडियो सक्रिय किरण जो कि ये हीलियम नाभिक के समक्ष रहती है, समक्ष होती है। तो ये जो कि अल्फा किरण है, जो कि ये हीलियम नाभिक के समक्ष अल्फा किरण रहती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेगन वेगन क्षमता सर्वाधिक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसकी। तो देखो यहाँ पे गामा किरणें में, जो कि इसमें नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेगन क्षमता सर्वाधिक है। तो ये गामा किरणों की है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा क्या होता है। तो ये जो अल्फा कण क्या होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होता है। तो ही प्लस प्लस आयन होता है अल्फा कण। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश जो कि 2 इकाई धन आवेश है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बीटा किरणें बनी होती है। तो ये बीटा किरणें बनी होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसकी। तो देखो यहाँ पे बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा,
बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो आप 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किस में, तो यहाँ पे बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। तो इलेक्ट्रॉन का समरूप इनमें से कौन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो ये जो कि बीटा कण है नो, तो ये इलेक्ट्रॉन का समरूप है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होता है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है, इसलिए समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणें की बंधन क्षमता अधिक होती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, बीटा किरणों किस प्रकार का आवेश वहन करती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किस प्रकार की, तो ये जो बीटा किरणें हैं नो, तो ये ऋणात्मक आवेश वहन करती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो गामा किरणें होती है नो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है। तो देखो ये जो गामा किरणें है नो, तो ये गामा किरणों रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से, तो ये जो गामा किरण है नो, तो इसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सी, तो यहाँ पे गामा किरण जो होती है नो, तो इसकी आयन क्षमता सबसे कम होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन से, तो यहाँ पे अल्फा किरण की जो कि इसकी आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंत में किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो देखो यहाँ पे जो कि रेडियो सक्रियता पदार्थ होते हैं नो, तो ये क्षय होने के पश्चात अंत में ये किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अंत में ये सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की पारगम्यता सबसे कम होती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो अल्फा किरण है नो, तो इसकी पारगम्यता सबसे कम होती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम इसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे पोलोनियम है नो, तो इसकी खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं है। तो देखो आपको बताना इनमें से कौन सा पदार्थ है जो रेडियोधर्मी नहीं है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो एल्युमिनियम है नो, तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है,
नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखलाबद्ध नाभिक अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को आवेशित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि देखो यहाँ पे नाभिकीय जो विखंडन के दौरान होने वाली जो श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया जो को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को आवेशित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइटियम, जो कि ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से किस पदार्थ से बने पात्र में रखा जाना चाहिए? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेडियोधर्मी वस्तुएं होते हैं नो, तो इनको सुरक्षित रूप से किस पदार्थ के बने पात्र में रखना चाहिए? तो शीशा के पदार्थ के बने पात्र में ये रेडियोधर्मी वस्तुओं को रखना चाहिए। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, बीटा कर के उत्सर्जन से किसी परमाणु की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरण के उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अल्फा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो उसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है अल्फा कण उत्सर्जन से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम से एक बीटा कण उत्सर्जन के बाद बनने वाला तत्व कौन होगा? तो देखो यहाँ पे सोडियम से एक बीटा कण उत्सर्जन के बाद बनने वाला तत्व जो कि ये मैग्नीशियम होगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो देखो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें देखो अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो ये अपरिवर्तित रहती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि वह 140 दिन बाद क्या होगा? तो 0.35 ग्राम रह जाएगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत भाग शेष रहेगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाएगा? तो देखो 4 दिन बाद पूछा है, तो 4 दिन बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत भाग शेष रहेगा? तो ये कितना रहेगा? तो 12 सहित 1/2% रहेगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगेगा। तो देखो अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु कितने हैं? तो 4 महीने है, तो एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि वो 8 महीने समय लगेगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
38 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक जीवाश्मों या वस्तुओं की काल यानी कि आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती हैं। तो देखो वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं कार्बन काल का निर्धारण। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की आयु का आकलन जो कि ये यूरेनियम डेटिंग की विधि से की जाती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये रेडियो कार्बन डेटिंग है नो, तो इससे किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये जीवाश्म का आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो ये न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम के आविष्कार में प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से। तो यहाँ पे ऑटो हन जो कि ये परमाणु बम के आविष्कार में ये प्रमुख वैज्ञानिक थे। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो एटॉमिक पावर प्लांट है नो, तो ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे संलग्न से जो कि इससे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन जो कि ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय 46 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस रूप में। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नो, तो इसमें ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो विमंदक किस तरह किया जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में किस पदार्थ का उपयोग विमंदक और यहाँ पे प्रशीतक दोनों रूपों में किया जाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये भारी पानी का किया जाता है। तो देखो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टरों में किस पदार्थ का उपयोग विमंदक और यहाँ पे प्रशीतक दोनों रूपों में किया जाता है। तो भारी पानी का उपयोग। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये जो रेडियो धर्मिता है नो, तो इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो गीगर मुलर काउंटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बम है नो, तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन बम है नो, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते